हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से शेड्यूल पे बात करेंगे। अभी हमारा शेड्यूल का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जो अनुसूची हमने अभी तक डिस्कस किया है, लगभग 8 अनुसूचियों की बात हमने कर लिया है, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं पे प्रबंध किया गया है। हमने उसकी चर्चा पिछली क्लास में कर ली है। तो हम अब आगे के टॉपिक की चर्चा करते हैं और बात करते हैं 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में हमारे टोटल 8 ही अनुसूचियां थी। तो 9वीं अनुसूची कहाँ से शामिल की गई, कब इसका प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, कब इसको शामिल की गई, तो इन सभी बातों पे आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक आपको पता ही है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया। इवन ये तीसरी क्लास है, इसके पहले भी हमने 2 क्लास में अनुसूचियों पे या फिर शेड्यूल पे बात कर लिया है। टॉपिक हमारा वही है, अनुसूचियां या शेड्यूल। आज हम विस्तार से 9वीं अनुसूची पे चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि 9वीं अनुसूची बेसिकली क्यों भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। हम उसकी चर्चा आज करेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 9वीं अनुसूची जो आप देखेंगे कि संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद ही, संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद ही संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसकी कहानी दोस्तों बहुत रोचक रही है 9वीं अनुसूची जोड़ने की, कि प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान का भाग बना दिया जाता है। अब 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था, हम उस पर चर्चा करते हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि 9वीं अनुसूची का उद्देश्य ये था कि भारत सरकार चाहती थी, देश नया नया आज़ाद हुआ था और देश में अभी भी बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद ही आप देखेंगे कि लोग जो गरीब थे वो बहुत गरीब थे, और जो उस समय राजा, नवाब या जमींदार का सिंबल या स्टेटस रखते थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी। इवन वो ट्रस्ट बना के, मठ बना के, इस तरीके से वो जमीनों को अपने सानिध्य में रखना चाहते थे। कौन? जिनकी वो जमीनें जमींदारी प्रथा में जबरदस्ती या फिर लगान के जरिए जो जमीनों को उन्होंने हथियाया या कब्जे में अपने लिया था, उन जमीनों पे वो अपना स्वामित्व बनाए रखना चाहते थे। अब देश आज़ाद हो चुका है, ये टाइम चल रहा है 1951 का। तो आप देखेंगे कि उस समय भारत सरकार एक सुधार अधिनियम लाती है, एक कानून लाती है, भूमि सुधार कानून। बेसिकली भूमि सुधार कानून जो लाती है पंडित नेहरू जी की सरकार, वो पूरे देश में लागू होना था। और पहले ही हम बात कर चुके हैं, इवन आज भी हम बात करेंगे। आप देखेंगे कि मूल अधिकारों में या बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स में भारतीय संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान को यही सोच के बनाया था कि मूल अधिकारों में संसद किसी भी तरीके का कोई भी फेरबदल या बदलाव न कर सके। हाँ, युक्त प्रतिबंध उस समय हमारे संविधान वेत्ताओं ने खुद ही उसमें मेंशन किया है, भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो फिर भारत सरकार एक भूमि सुधार कानून लाती है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें उस समय थी, उसको भारत सरकार अपने कब्जे या अपने सानिध्य में लेना चाहती थी। यही रीज़न था कि उस टाइम आप देखेंगे कि जब भूमि सुधार कानून आता है, तो बहुत सारे लोग जो नवाब स्टेटस रखते थे, जमींदार का स्टेटस रखते थे,
उन्हीं में से कुछ लोग संसद में भी, इवन लोकसभा में एमपी, वो सांसद के तौर पे भी प्रेजेंट थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सीट से चुनाव लड़के भारत की संसद में, लोकसभा में पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ी गई, जिसका संबंध भूमि सुधार तथा जमींदार की उन्मूलन या संपत्ति से था। वही जो हमने आपको बताया, भूमि सुधार का उद्देश्य था जमींदारों को, जो जमींदार थे जिन्होंने बहुत सारी जमीनें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफी टाइम पहले से ही किसानों से या मजदूर वर्ग से हथियाई थी। कौन? जमींदार वर्ग। तो बेसिकली जमींदार वर्ग से, और जो आप देखेंगे यहाँ पे जिसका संबंध भूमि सुधार तथा जमींदार, भूमि सुधार का मतलब कि जो भूमि इधर उधर पड़ी हुई है भारत में, उनको भी सरकार अपने एक सीमा मिले और उस पे जो है अच्छे तरीके से उसका रख रखाव कर सके। और जमींदारों से ये जमीनें लेने का ये तात्पर्य था ताकि देश का विकास हो सके और उन जमीनों पे सरकारी फैक्ट्रियां या कंपनियां लगाई जा सके। बेसिकली इसका उद्देश्य यही था। उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे मामले आते हैं जिसमें संसद और न्यायालय का यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। भारत में पहली बार देखने को मिलता है कि 1951 के बाद भूमि सुधार कानून आता है और फिर उसके बाद संसद और न्यायालय के प्रति जो है टकराव बढ़ जाता है। चलिए तो आगे की बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे आपकी 9वीं अनुसूची अब होता क्या था बेसिकली कि जैसे सरकार भूमि सुधार कानून लागू की और उसके बाद जमींदारों से और जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी वो सरकार अपने कब्जे में लेने लगी। तो वो संपत्ति का अधिकार बेसिकली 31 में हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो लोग क्या करते थे कि इस 1951 के भूमि सुधार या 9वीं अनुसूची को ही चुनौती दे देते थे। कहाँ? न्यायालय में, कोर्ट में मौलिक अधिकार के आधार पर इसको चुनौती दी जाती थी और फिर जो है भारत सरकार सुधार नहीं कर पाती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर रोक लगा देता था। ठीक है, जब बात यहां पहुंची कि भारत सरकार ये कानून पूरे देश में लागू करती है और बेसिकली आप देखेंगे कि 1951 के बाद एक मामला बहुत चर्चा में रहा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। मामले तो बहुत सारे रहे लेकिन आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि एक मामला आता है 1967 में। 1967 में 1967 में एक मामला आता है, एक वाद आता है जिसका नाम है गोलकनाथ वाद वर्सेस पंजाब राज्य सरकार। बेसिकली पंजाब राज्य सरकार एक कानून बनाती है पंजाब में, जमींदारों की जमींदारी के खिलाफ एक कानून बनाती है। जिनके पास बहुत सारी जमीन या भूमि हुआ करती थी तो भारत सरकार उनको अपने इस कानून के जरिए, या पंजाब सरकार यूं कहिए कि पंजाब सरकार अपने इस कानून के जरिए उन जमीनों को हथियाने का काम करती थी या उन जमीनों को अपने शरण में लेने का काम करती थी। कौन? पंजाब सरकार। तो अब देखेंगे कि 1967 में ये मामला आता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। और जब पंजाब राज्य का ये मामला आता है तो बेसिकली क्या हुआ, गोलकनाथ की जो फैमिली के परिवार के लोग थे उनके पास उस समय 500 एकड़ जमीन हुआ करती थी। कितना दोस्तों? 500 एकड़। आप सोचिए कि इसी भारत में किसी के पास 5 एकड़ नहीं है और इसी भारत में किसी के पास 500 एकड़ है। और उसके बाद भी 500 एकड़ जमीन, चलिए अगर किसी के पास हो और उसका बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा कारोबार हो, देश की जीडीपी या देश की तरक्की में उसका बहुत बड़ा योगदान हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ नाम गिनाने के लिए कि मैं जमींदार हूँ, भारत आज़ाद होने के बाद भी मैं जमींदार हूँ, तो फिर ये कहीं तक ठीक नहीं लगता। जहाँ एक तरफ भारत में नंगे भूखे लोग आज़ादी के टाइम में हैं, वहाँ एक तरफ आप फिर से वही जमींदारी और नवाबी प्रथा चलाना चाहते हैं, तो ये कहीं तक भी सही नहीं था। तो पंजाब सरकार ने बेसिकली एक कानून बनाया भूमि सुधार के नाम पे और गोलकनाथ की 500 एकड़ जमीन पंजाब सरकार ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उस समय तक ये मौलिक अधिकार हुआ करता था भारतीय संविधान में, संपत्ति का अधिकार। तो ये चले गए
कोर्ट या न्यायालय। गोलकनाथ चले जाते हैं पंजाब राज्य के खिलाफ न्यायालय। ये न्यायालय का रुख करते हैं और न्यायालय बड़ी बेंच बैठाई जाती है जो 11 जजों की बेंच थी और 6-5 के रेशियो से इस पर निर्णय आता है, जिसमें 6-5 होता है। 6-5 के रेशियो से इसका निर्णय आता है और पंजाब सरकार को कोर्ट ये आदेश देती है कि आप ऐसे भूमि सुधार नहीं कर सकते या ऐसे भूमि सुधार आप लागू नहीं कर सकते। अब बात यहाँ ये थी कि जब ये मामला चुनौती के लिए दिया गया तो 9वीं अनुसूची का प्रयोग भारत सरकार और राज्य की सरकारें भी करने लगी। 9वीं अनुसूची बेसिकली वो प्रावधान करता है कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून या कोई भी विषय अगर 9वीं अनुसूची के अंडर में कर दिया जाता है तो उस पे न्यायालय समीक्षा नहीं करेगा। मेन बात ये फंसी थी कि कोई भी कानून अगर या कोई भी विषय अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो उस पे किसी भी तरीके की कोई भी न्यायालय किसी भी कानून की समीक्षा नहीं कर सकेगा। अब मामला फंस गया। अब यहाँ संसद की पावर बढ़ गई न्यायालय के आगे, क्योंकि संसद ने जो भी कानून ऐसा बनाया जिस पे लगता था कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो कानून वो 9वीं अनुसूची में डाल देती थी और न्यायालय उसका समीक्षा नहीं कर पाता था। अब बात फंस गई फिर वहीं आके। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसा कि मैंने बताया कि 11 जजों की बेंच बैठी 1967 में गोलकनाथ में पंजाब राज्यवाद में और 6-5 से उसका निर्णय आता है। और जब निर्णय आता है तो आप देखेंगे कि जो 17वां संशोधन था, बेसिकली 17वां संशोधन था, पंजाब राज्य में एक भूमि सुधार कानून बनाया गया 17वें संशोधन से और उसी संशोधन कानून से पंजाब में गोलकनाथ की जो 500 एकड़ ज़मीन थी वो पंजाब सरकार अपने अधीन करने लगी। ये न्यायालय का रुख करते हैं मौलिक अधिकारों के नाम पे, कौन? गोलकनाथ। और फिर न्यायालय में क्या होता है कि न्यायालय में 11 जजों की बेंच बैठती है और 6-5 से इसका निर्णय आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली संसद ने किया क्या कि सारे कानूनों को जो ऐसे भूमि सुधार वगैरह के कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में डालना शुरू कर दिया। अब गुरु जब 9वीं अनुसूची में जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको एक जगह शादी में जाना है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि शादी दूर है, जहाँ शादी हो रही वहाँ दूर है जाना, और आपको कह दिया जाए कि आप आराम से साइकिल से जाइए, तो आप पहुँचेंगे शादी में? नहीं पहुँचेंगे। तो वैसे ही न्यायालय को संसद ने किया कि सारी चीज़ें तो बताइए लेकिन सब भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया और कहा कि इसका न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता। और न्यायालय के हाथ बंध गए कि अरे भाई 9वीं अनुसूची में तो ये डाल दिए, अब इसकी समीक्षा हम नहीं कर सकते, अब ये भूमि सुधार कानून अब बेसिकली मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तब भी न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। तो न्यायालय ने फिर एक मामला आता है। मामला क्या आता है? आप लोग खूब अच्छे से खूब बढ़िया से परिचित हैं, बहुत भारी भरकम टीचरों से आपने पढ़ा होगा। और आप देखते हैं कि एक मामला आता है, केशवानंद भारती का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि केशवानंद भारती जजमेंट, केशवानंद भारती कौन थे, केशवानंद भारती का क्या मामला था। केशवानंद भारती बेसिकली भारत सरकार से या भारत सरकार के कानून को क्यों चुनौती दिए थे न्यायालय में, इसकी खूब चर्चा आप सुने होंगे। तो चलिए कहानी के तौर पे हम इनको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और मज़ा आएगा आपको समझ के। केशवानंद भारती बेसिकली ये रहते हैं, आप जाने इनके बारे में तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि केशवानंद भारती बेसिकली केरल राज्य के थे। देश आज़ाद हो चुका है, टाइम चल रहा है 1973 का। केशवानंद भारती केरल राज्य के थे और ये एक मठ के मठाधीश हुआ करते थे। कौन? केशवानंद भारती। भारत सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू कर दिया पूरे भारत में
केशवानंद भारती एक मठ के मठाधीश हुआ करते थे और उस मठ का नाम था एडनीर। बेसिकली केरल में एक मठ था इनका, उसका नाम था एडनीर। क्या नाम था? एडनीर। ओके, एडनीर मठ था, उसी की ये मठाधीश थे और इनके मठ की जमीन भारत सरकार या यूं कहिए केरल की राज्य सरकार उसको अपने कब्जे में लेना चाहती थी, क्योंकि मठ की जमीन बहुत ज़्यादा थी और बेसिकली केरल सरकार को कुछ प्रोजेक्ट या कुछ फैक्ट्रियां या कंपनियां लगानी थी, बेसिकली सामाजिक कल्याण के लिए कुछ काम करना था। तो उन्होंने इनके केशवानंद भारती के मठ की जमीन को अपने अधिकार में लेने की शुरुआत कर दी। अब केशवानंद भारती उस समय तक भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी जा चुकी थी और भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में शामिल था। ठीक है, और इस पे न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता था। तो केशवानंद भारती जाते हैं, न्यायालय का रुख करते हैं, न्यायालय जाते हैं बेसिकली केशवानंद भारती अपनी जमीन को, अपने मठ को बचाने के लिए। तो वहां पे ये निर्णय आता है 13 अभी तक की सबसे बड़ी जो, और बार बार ये चर्चा में केशवानंद भारती 1973 केरल राज्य वाद। तो सबसे बड़ी बेंच अभी तक की यही है केशवानंद भारती, जिसमें 13 जज बैठे हैं। 13 जजों की बेंच बैठी केशवानंद भारती में, और केशवानंद भारती गए थे बेसिकली अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में हुआ करता था। ठीक है, बाद में उसको रिमूव करके भारतीय संविधान के दूसरे भाग और दूसरे आर्टिकल में समाहित कर दिया गया। ठीक, तो संपत्ति का अधिकार उस समय तक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हुआ करता था। अब न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय का कहना था कि अगर इनके मठ की जमीन आप ले रहे हैं, केरल राज्य सरकार से कहा कि अगर इनके मठ की जमीन आप ले रहे हैं तो किस आधार पे आप ले रहे हैं, आप वो आधार बताएं। अब केरल राज्य सरकार या फिर भारत सरकार जो भी काम ऐसा करती थी भूमि सुधार में, वो 9वीं अनुसूची में डाल देती थी ताकि न्यायालय उस पर समीक्षा न कर सके, न्यायालय उस पर जांच पड़ताल न कर सके। तब यहीं से 13 जजों की बेंच जब बैठी और यहीं से निकल के आता है मूल अधिकार, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत अधिकार। ये जितने भी शब्द हमने इस्तेमाल किया या प्रयोग किया, इन सभी शब्दों का आधार न्यायालय ने बेसिकली बोला कि संसद कुछ भी कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में 368 के तहत, 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल अधिकारों, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। कब कहा? 1973 में केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती में कहा कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में अभी तक डाले गए हैं, वो 1973 के बाद के जितने भी कानून हैं जो 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, उन सभी पे न्यायालय समीक्षा कर सकता है, उन सभी की न्यायालय जांच कर सकता है। संसद इसके पहले पावरफुल हुआ करती थी, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी, लेकिन न्यायालय ने यहाँ गेम पलट दिया। गेम पलट देंगे, वही वाला एक है ना, आता है ना वो सॉन्ग, गेम पलट देंगे। तो न्यायालय ने गेम पलट दिया। न्यायालय 13 जजों की बेंच बैठती है और आप देखेंगे 13 जजों की जब बेंच बैठती है तो उसमें यह निर्णय आता है कि 1973 तक जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, उनकी बातों को छोड़ के अब जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे, उन सभी कानूनों की समीक्षा न्यायालय कर सकेगा, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या ना हो। और न्यायालय ने एक और गाइडलाइन जारी की कि अब न्यायालय ही बताएगा कि बेसिकली संशोधन कहाँ तक संसद संविधान में कर सकती है, क्या सीमा है, ये कौन बताएगा? न्यायालय। अब न्यायालय का मन पता नहीं कब बताएगा। तो संविधान की जो व्याख्या करने की शक्ति, संविधान की जो व्याख्या करने की पावर है, वो बेसिकली भारतीय न्यायालय, जो हमारे यहाँ न्यायालय हैं, उनके पास ये शक्ति है कि वो भारतीय संविधान की व्याख्या करेंगे। वही न्यायालय ही बताएगा भारतीय संविधान की व्याख्या कि क्या सही और क्या गलत है। अब जब भैया न्यायालय अगर बताएगा,
भारतीय संविधान की व्याख्या, तो संसद कोई भी कानून बनाएगा, न्यायालय कहेगा ये संविधानोचित नहीं है, इसको मैं रद्द करता हूँ। अब तो संसद बहुत परेशान होगी कि 368 में संविधान संशोधन के लिए शक्ति तो दी गई है, लेकिन न्यायालय ने हाथ बांध दिया। कब बांधा? 1973 में। ठीक है, तो केशवानंद भारती कौन थे? आपको मैंने बताया एडनीर मठ के मठाधीश थे। ठीक है, 1973 का ये वाद है। बेसिकली केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद था ये। ठीक है, कोशिश हमेशा से ऐसी ही रहती है कि पूरी बातें आपको बता दी जाएं। तो जितनी बातें मैंने लिख रखी थी वो मैंने आपको बताया, और इसी में आप देखेंगे 9वीं अनुसूची सर्वप्रथम जो है 1973 में ही सर्वप्रथम मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा और बुनियादी ढांचा, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में एक ही वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर। हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं, इसीलिए परेशानी होती है। कभी कभी समझ में, हमको भी नहीं समझ में आता कभी कभी कि बेसिकली मूल अधिकार क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे बुनियादी ढांचा। तो ये न्यायालय ने बताया, ये उसी 1973 में ही न्यायालय ने एक इसका प्रतिपादन किया कि अब बेसिकली न्यायालय ही बताएगा कि संविधान में संसद कहाँ तक संशोधन कर सकती है, और मूल अधिकारों में संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते ये कि मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों को छोड़ के, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आपको ये मैंने बता दिया कि केशवानंद भारती बेसिकली जो है 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें 7-6 से निर्णय हुआ था, और उसी समय न्यायालय ने ये प्रतिपादन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत उसी समय न्यायालय ने दिया। कब? 1973 में, केशवानंद भारती ने। तो बेसिकली 9वीं अनुसूची की यही कहानी थी कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून लागू किया गया, और जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा जाता था, शुरू में न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं करता था या नहीं कर पाता था। फिर आप देखेंगे कि 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाद आता है, जिसमें 11 जजों की बेंच बैठती है और 6-5 से उसका निर्णय आता है, और न्यायालय बेसिकली फिर बाद में 1973 में केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच बैठती है, 7-6 से उसका निर्णय आता है। ठीक है, और इसी में न्यायालय कहता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या न्यायालय करेगा। अब न्यायालय भारतीय संविधान की जब व्याख्या करेगा तो अपने हिसाब से करेगा। वो संसद कोई भी कानून बनाएगी, न्यायालय कहेगा कि समीक्षा के दायरे में आता है, हमने समीक्षा की और कानून भारतीय लोगों के लिए या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, और उस आधार पे वो कानून को रद्द कर देगा। तो ये थी पूरी 9वीं अनुसूची की कहानी। वही हमने लिख भी रखा है, एक बार अगर आप देखना चाहें तो आप देख ही सकते हैं। मामला एक और आता है बहुत बात का, जब केशवानंद भारती वाद 1973 का है, उसके बाद आप देखेंगे 2007 में एक मामला आता है, एक वाद आता है 2007 में। बेसिकली तभी 24 अप्रैल 1973 वाले डिसीजन को ही कहा जाता है कि अब जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, उन सभी की न्यायालय समीक्षा कर सकता है। जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी 9वीं अनुसूची में कानून या विषय शामिल किए गए हैं, उसकी न्यायालय समीक्षा कर सकता है। और वो मामला 2007 में जो न्यायालय द्वारा एक मामला आया था, जिसमें ये कहा था न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को न्यायालय उन सभी विषयों पर समीक्षा कर सकेगा। वो बेसिकली 2007 में एक वाद आता है जिसको बोलते हैं IR कोएल्लो, वैसे कोहेल्लो होता है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन अलग होता है, हिंदी का अलग। तो कोहेल्लो एक वाद आता है तमिलनाडु राज्य का, और निर्धारित किया जाता है उसी में, बेसिकली इसी 2007 वाले वाद में, जो तमिलनाडु कोहेल्लो वर्सेस तमिलनाडु का एक वाद आता है 2007 में, बेसिकली उसी में हमारे न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि 24 अप्रैल 1973 तक जितने भी 9वीं अनुसूची में कानून डाले गए हैं, उन सब तो बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में अब तक डाले जा रहे हैं या डाले गए हैं, उन सभी की न्यायालय समीक्षा करेगा, और अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय उस आधार पर उन कानूनों को रद्द कर देगा। यही बात थी, फिर से न्यायालय की सुप्रीमेसी कायम दायम रही, और संसद जो है आए दिन किसी न किसी तरीके से न्यायालय से उन कानूनों को बचाती रही है, बशर्ते ये कि न्यायालय ने खुद कहा है कि वो भारतीय संविधान का व्याख्याकार है,
और वही बताएगा कि मौलिक अधिकार क्या है। एक बार न्यायालय में संसद ने पूछने की कोशिश की भी थी कि बेसिकली मूल अधिकार कहाँ तक हैं? क्या ये असीमित है या सीमित है? तो न्यायालय ने बोला कि जब-जब ऐसे कोई वाद आएँगे तो हम उसपे व्याख्या करेंगे और हम बताएँगे कि कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं। ये तो न्यायालय ही जाने। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय। और क्लास को आप लोग देखते रहिए, शेयर करिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को हमारे एमबीए इकरा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है एमबीए इकरा। ओके, धन्यवाद।